अपना गोलीय दर्पण चल रहा था, तो गोलीय दर्पण से संबंधित जो परावर्तन के अध्ययन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पढ़ना भी जरूरी है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो हम देखते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में जो दूरियां होती हैं उनके बारे में, कौन सी दूरी धनात्मक होती है, कौन सी ऋणात्मक होती है, कौन सी ऊंचाई धनात्मक होती है, कौन सी ऋणात्मक होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या है, एक दर्पण है। क्या है? दर्पण है। दर्पण गोलीय दोनों होंगे, या तो उत्तल या अवतल। तो इसके लिए समझें, तो दूरियां हमेशा, सबसे पहले ध्यान रखना कि दूरियां हमेशा सारी ध्रुव से मापी जाएंगी। ध्रुव मतलब या तो इसको पी से प्रदर्शित कर सकते हैं या ओ से। ठीक है, ध्रुव को इन दोनों से किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इधर से मान लो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ये क्या है? आपतित प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, इधर से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। किधर? गोलीय दर्पण पर। तो प्रकाश की दिशा में अगर दूरियां मापेंगे हम, अगर प्रकाश की दिशा में मापेंगे कि प्रकाश इस साइड आ रहा है और इसी साइड से हम क्या करेंगे? दूरी मापेंगे। वैसे मैं बता दूं कि दूरियां हमेशा कहां से मापनी है? ध्रुव से मापनी है। ये लिख देता हूं मैं, दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, मापी जाती है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पहला कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? धनात्मक, धनात्मक दूरियां, धनात्मक दूरियां होगी कि प्रकाश जिस साइड आ रहा है उसी साइड अगर हम दूरियां मापेंगे तो दूरियां क्या होंगी? धनात्मक होंगी। और अगर विपरीत दिशा में जाएंगे कि प्रकाश इस साइड आ रहा है और दूरियां इस साइड माप रहे हैं, तो विपरीत दिशा में जो दूरियां मापी जाती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो कैसी हो जाएंगी ये? ऋणात्मक दूरियां, ऋणात्मक दूरियां। ठीक है, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई मापी जाएगी, यहां से तो क्या मापी जाएंगी? ऊंचाई मापी जाएंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है? वो सॉरी, दूरियां नहीं, ऊंचाई क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक ऊंचाई, धनात्मक ऊंचाई। और मुख्य अक्ष के नीचे जो ऊंचाई मापी जाएगी वो क्या होगी? ऋणात्मक। नीचे मापी गई जो ऊंचाई है वो क्या होगी? ऋणात्मक, ऋणात्मक ऊंचाई। ठीक है, चार नियमों का ही हमें पता रखना है, चार बातों का ही हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मालूम रखना है, पता रखना है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि दूरियां कहाँ से मापनी है। आपको कहाँ से मापनी है? पोल से मापनी है, ध्रुव से मापनी है। ठीक है, पहली बात क्या ध्यान रखोगे कि प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक। ये देखो, प्रकाश इधर आ रहा है और इधर ही दूरियां माप रहे हैं, तो दूरियां क्या है? धनात्मक। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। दूसरी बात, पहली तो हो गई। अब आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां, प्रकाश इधर आ रहा है और दूरी इधर माप रहे हैं, तो दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। तो दूसरी बात, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां
ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट दो तो होगी, आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां जो मापी जाएंगी वो धनात्मक, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। नेक्स्ट क्या होगी कि मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई मापते हैं वो क्या होती है, धनात्मक। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई ऊंचाई क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। फोर्थ, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी जो ऊंचाई वो धनात्मक, अब नीचे जो मुख्य अक्ष के नीचे जो ऊंचाई मापेंगे वो क्या होंगी, ऋणात्मक। तो लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई ऊंचाई क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो चारों पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई मापी जाएगी वो धनात्मक, और नीचे जो ऊंचाई मापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम और ये चारों पॉइंट पता है आपको। तो गोलीय दर्पण से जो उत्तल और अवतल दर्पण हैं उनमें आप जो उनकी दूरियां हैं वो दूरियां अगर मापेंगे तो कौन सी धनात्मक होगी कौन सी ऋणात्मक होगी उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो चलो उनके बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं कि जो इसकी दूरियां हैं और ऊंचाई है वो कौन सी धनात्मक होगी और कौन सी ऋणात्मक होंगी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। देखो अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण क्या होता है, जिसकी उभरी हुई सतह रजतित होती है। गोलीय दर्पण का मध्यतम बिंदु P या O होता है, ध्रुव होता है, फोकस, और ये वक्रता केंद्र। यहां से मान लो एक वस्तु रखी है, वस्तु कहाँ रखी है, C से परे रखी हुई है, या कह सकते हो कि अनंत और C के मध्य रखी हुई है। तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगी, समांतर जाने के बाद में जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। फिर अगर सेंटर से आएगी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है, और ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब यहां पर आप जो ये तो क्या है, बिंब है, क्या है ये, बिंब, या इसको बोल सकते हो वस्तु, और ये क्या है, प्रतिबिंब। क्या है ये, प्रतिबिंब है। और बिंब और दर्पण की बीच की दूरी को हम कहते हैं U। क्या कहते हैं, U। U क्या है, दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, ये तो होगी U। ठीक है, U। प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को कहते हैं हम V। क्या कहते हैं, V। V क्या होती है, दर्पण व प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ठीक है, V होगी। R क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। C और P के बीच की दूरी R क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन यही तो होगी, दो परिभाषाएं बताई थी मैंने कि C और P के बीच की दूरी या गोलीय
दर्पण हैं वो कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जाते हैं उन गोलों की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। और स्मॉल एफ क्या होती है? फोकस दूरी। स्मॉल एफ क्या होती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। ये क्या होगी? एच। एच क्या होती है? वस्तु या बिंब की ऊंचाई। एच क्या होगी? बिंब की या वस्तु की ऊंचाई। और यहां पर एच डैश क्या रहेगी? डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं एक बारी, छोटा है दिख नहीं पा रहा होगा तो इसलिए मैं बड़ा बना देता हूं थोड़ा डायग्राम, ताकि दिखाई आसानी से दे। ये हो गया P, ये हो F, ये हो गया C। यहां पर वस्तु रखी हुई है, मुख्य अक्ष से समानांतर आएगी तो अवतल दर्पण। ठीक है, तो किधर से जाएगी? फोकस से जाएगी और सेंटर से जाएगी। 1 मिनट, थोड़ा छोटा ले लेते हैं ताकि सेंटर से अच्छी तरह से जाए। मुख्य अक्ष से समानांतर आएगी तो फोकस से जाएगी और सेंटर से आएगी तो बिना मुड़े उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ये तो क्या होगी? एच डैश, ये एच हो गई, ये यू हो गई। यू क्या है? दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी। ये हो गई वी। वी क्या होती है? प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी। यहाँ से लेके यहाँ तक सी और पी के बीच की दूरी को आर वक्रता त्रिज्या, एफ और पी के बीच की दूरी को स्मॉल एफ फोकस दूरी। एच डैश क्या थी? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो इनके लिए जो मैंने सामने रखी हैं ये दूरियां और ऊंचाई, इनके लिए किसका मान धनात्मक होगा और किसका मान ऋणात्मक होगा वो अपने को बताना है। यहां से दूरियां कहां से मापोगे आप? पी से मापोगे। प्रकाश किरण किधर से आ रही है? इस साइड से आ रही, क्योंकि ये वाली सतह क्या कर रही है? प्रकाश का परावर्तन करती है। उभरी हुई सतह थोड़ी करेगी। उभरी हुई सतह तो क्या होती है? रजस्थित होती है। तो धसी हुई सतह क्या करेगी? प्रकाश का परावर्तन करेगी। तो आपतित प्रकाश की दिशा ये है और दूरियां कहां से मापनी है? पी से। तो मैं किधर जा रहा हूं? देखो, यू के लिए बता रहा हूं मैं, तो यू के लिए मैं किधर जाऊंगा? विपरीत जा रहा हूं क्या? प्रकाश किरण इधर आ रहा है और मैं इधर जा रहा हूं, एक दूसरे से अपोजिट जा रहा हूं। तो अपोजिट जाने की वजह से यू का मान क्या होगा? ऋणात्मक। यू का मान ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? कि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जो दूरियां मापते हैं हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी में, वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दूसरी वी। वी कहां है? ये रही, यहां तक की दूरी है और ये रहा दूर। मैं क्या जा रहा हूं? फिर विपरीत दिशा में जा रहा हूं कि प्रकाश किरण इधर आ रही है और मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, विपरीत दिशा में जा रहा हूं। और विपरीत दिशा में जो दूरियां मापेंगे वो कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ऋणात्मक होती है। लेकिन इस v की एक बात जरूर ध्यान रखना, v एक डायरेक्शन ऐसी होती है जहां पर v कैसी होगी? पॉजिटिव में होगी। कब होगी? जब वस्तु कहां पर होगी या बिंब कहां पर होगा? f और p के मध्य होता है। यहां पर अगर होता है f और p के मध्य वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण किधर होता है? दर्पण के पीछे की साइड होता है। इधर इस साइड होता है कि नहीं? और इधर क्या हो जाएगी? V हो जाती है। और V किधर जाएंगे? इधर ही प्रकाश जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं। तो एक डायरेक्शन, एक स्थिति ऐसी रहेगी जिसमें V क्या होती है? धनात्मक होती है। तो यहां पर लिख देंगे कोष्टक में, जब ब्रैकेट बना के लिख देना, जब वस्तु F व P के मध्य होती है, P के मध्य होती है तो V क्या होगी? तो V धनात्मक होती है। तो V धनात्मक
होती है। ये बात ध्यान रखना। v एक टाइम ऐसा होता है जिसमें क्या होती है, धनात्मक होती है, और वो पोजीशन कौन सी है, जब वस्तु f और p के मध्य होती है। तो प्रतिबिंब की स्थितियां मैंने पढ़ा दी हैं, उनमें आप देखेंगे कि जब वस्तु f और p के मध्य रहेगी तो प्रतिबिंब का निर्माण किधर होता है, दर्पण के पीछे, और v इस साइड ही रहेगी, प्रकाश की दिशा भी यही है, तो ये दूरियां मापेंगे, इस वजह से क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। इसके बाद में है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये रही यहाँ तक, और विपरीत दिशा में ही जा रहा हूँ, लाइट ये प्रकाश किरण इधर आ रही है और मैं विपरीत दिशा में जा रहा हूँ, इसलिए वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, क्योंकि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहा हूं मैं, ऋणात्मक। फोकस दूरी, फोकस दूरी भी कहां से, P से F की ओर जाऊंगा तो विपरीत दिशा में ही जा रहा हूं, प्रकाश किरण की दिशा ये है और मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस वजह से जो फोकस दूरी होती है वो भी क्या होती है, ऋणात्मक। क्या होगी, ऋणात्मक। अब बात करते हैं बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई ये रही, ये क्या होता है, h होता है, ठीक है। तो h डैश लगा रखा था इसके लिए, ये क्या होता है, h ही होता है। h डैश क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई क्या होती है, h। अब बिंब की ऊंचाई h है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम मुख्य अक्ष से ऊपर दूरी मापेंगे और ऊंचाई, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई मापी जाती है, अभी हमने पढ़ा था, जो मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी मापी जाएंगी वो कैसी होती है, धनात्मक, इसलिए h क्या होगा, धनात्मक। h बिंब की ऊंचाई क्या होगी, धनात्मक, धनात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई ये रही, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब ऊंचाई कहां से माप रहे हैं, मुख्य अक्ष के नीचे जो ऊंचाई मापी जाएगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। आप ध्यान रख लेना कि अवतल दर्पण में सभी जो V, U, R, F, H और H डैश, इनमें सिर्फ H ही क्या होता है, धनात्मक होता है, बाकी ऋणात्मक होते हैं। यहां पर V भी एक स्थिति ऐसी होगी जिसमें क्या होगा, ये धनात्मक होती है। कब, जब वस्तु F और P के मध्य होती है तो V क्या होती है, धनात्मक। क्यों होती है, बता दिया, क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनेगा, इस वजह से क्या होती है, ये धनात्मक होती है, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी समझ में आई। तो नेक्स्ट देखते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। उत्तल दर्पण का बारे में देखते हैं। देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, बताइए। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वह होता है जिसकी धसी हुई सतह क्या होती है, रजतित की होती है, रजतित की हुई होती है। रजतित का मतलब रंग की हुई होती है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं पहले से ही ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर क्या होगा, P, ये क्या है, F, और ये C या 2F भी बोलते हैं इसको, तो बताया था मैंने, और इसको O भी बोलते हैं। अब वस्तु चाहे कहीं पर भी रखी हो, अनंत के अलावा कहीं पर भी रखी हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण P और F के मध्य ही होता है कि मुख्य अक्ष समानांतर प्रकाश किरण आएगी तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, और ध्रुव पे जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी कोई प्रकाश की किरण। तो ये हो गया, ये तो क्या हो गया, प्रतिबिंब की बिंब की ऊंचाई, ये क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये बिंब और दर्पण के बीच की दूरी को हम कहते हैं U, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को V, दर्पण और P और C के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और P और F के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। तो इन सब के लिए भी यहां पर जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसको बताना पड़ेगा। किस किस के लिए, U के लिए, V के लिए, F के लिए, R के लिए, H के लिए और H डैश के लिए, इन सभी के बारे में बताना पड़ेगा। U क्या होती है, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी, V प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी, F ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, R जो P और C के बीच की दूरी, मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, H बिंब की ऊंचाई, H डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई।
अब देखते हैं इनका किसका मान धनात्मक होता है और किसका मान ऋणात्मक होता है। U ये रही, आपतित प्रकाश की दिशा ये रही, और हम किधर जाएंगे, P से इधर आएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन हुई कि नहीं भाई। U तो इधर प्रकाश किरण इधर आ रही है और U के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसलिए U क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। U क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। प्रकाश की दिशा ये है और V के लिए किधर जाऊं मैं, उसी के डायरेक्शन में चल रहा हूं ना, ये लो इधर ही उसी डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो क्या हो जाएगी, V क्या हो जाएगी, धनात्मक। ठीक है, फिर क्या है F भी क्या है, ये रही F, तो F क्या करेंगे, जिस तरफ प्रकाश आ रहा है उसी तरफ मैं जाऊंगा, तो F भी क्या हो जाएगी, धनात्मक। R भी क्या होगी, प्रकाश की दिशा में ही मापेंगे, तो R का मान भी क्या हो जाएगा, धनात्मक होता है। H क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई मापेंगे वो धनात्मक होती है, तो H तो ऊपर ही है, तो H क्या हो जाएगी, धनात्मक। और H डैश मुख्य अक्ष के ऊपर ही है, ये देखो ऊपर ही है, नीचे थोड़ी है, तो ऊपर ही होने की वजह से इसका मान भी धनात्मक होता है। यहां पर आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ U का मान ही क्या है, ऋणात्मक होता है, बाकी सबका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी देखो हमें आगे जो यूज आएगी, जो दर्पण सूत्र का जो व्युत्पन्न करेंगे उसमें आती है, और जो न्यूमेरिकल करेंगे हम, जो आंकिक क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करने के लिए, उनको सॉल्यूशन के लिए हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पता रखना जरूरी है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में ध्यान रखना कि प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, विपरीत दूरियां जो मापेंगे वो ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई मापेंगे वो धनात्मक और नीचे मापेंगे वो ऋणात्मक होती है। तो आज के वीडियो में हमने जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसके बारे में पढ़ा है, जो उत्तल और अवतल दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का मान धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, उन सबको पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।